माँ, कुछ अजीब लग रहा है। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। माँ, पिताजी प्रोहाल के साथ कब आएंगे? बैटरी खत्म होने वाली है, 1 मिनट बाकी है। अचानक ड्रिगो की तीक्ष्ण आंखों और सेंस ने किसी अदृश्य खतरे को भांप लिया। अब मैं ये बॉल ओमुद्री के साथ खेल सकता हूँ। वह कैच प्रैक्टिस करना बहुत पसंद करती है। वह वाकई बहुत अच्छी है। लगता है भगवान मुझे भी प्यार करता है। उसने मेरी इच्छा सुन ली। जैसे ही प्रोहाल ने बॉल की शक्ति महसूस की, उसका दिमाग चमकती ऊर्जा से भर गया। अचानक गुफा के बाहर से मेघ फटने की आवाज। मुझे लगता है कि बारिश शुरू हो रही है। हमें जल्दी घर वापस जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं पिताजी। जैसे ही समूह गुफा से बाहर निकला, आसमान अशुभ संकेत देते हुए काला पड़ गया। दूर से आती गर्जना एक आने वाले तूफान की खबर दे रही थी। हवा में तनाव की चिंगारियां थीं। मैंने कहा था कि मौसम बदल रहा है। बूंदें आसमान से इस तरह गिर रही थीं जैसे आने वाले तूफान के आंसू हो। आज असामान्य रूप से बारिश हो रही है, काव्या। लगता है हमें अब रुक जाना चाहिए। मौसम और बिगड़ता जा रहा है। अचानक उठे तूफान ने उनकी यात्रा की राह रोक दी थी। बारिश की बूंदें जमीन को भिगो रही थी कि अचानक एक विशालकाय वॉल्टेक्स प्रकट हुआ। उसका धातु का ढांचा पूरे दृश्य पर छा गया। यह उन्नत सुरक्षा मेघ, ऊर्जा ढाल और ब्लेज 500 लेजर एमिटर से लैस, मानो खुद तूफान उतर आया हो। आप कौन हैं? मैं भी आपसे यही पूछ सकता हूँ। मेरा नाम एलार है। मुझे यहाँ किसी को मिलने की उम्मीद नहीं थी। कृपया अपने घर वापस चले जाइए। एक भारी बारिश का तूफान आ रहा है। सूथन, तेज नजर और चौकस, वॉल्टेक्स की छाती पर सजे करमांता एंटरप्राइज के प्रतीक को देखा। उसे तुरंत पहचान हो गई। आप करमांता एंटरप्राइज से हैं? जी हाँ सर, यह सही है और आप डॉक्टर सूथन हैं। हमारे पास आपका डेटा मौजूद है। आपको देखकर अच्छा लगा। क्या आप कृपया हमें गांव वापस जाने में मदद कर सकते हैं? निश्चित रूप से सर, मैं पास से कंपनी की फ्लाइंग कार बुला रहा हूँ। आप सभी इसका उपयोग करके गांव पहुंच सकते हैं। उसके शब्दों ने उम्मीद की एक किरण ला दी। जैसे ही एलार बोल रहा था, अचानक आसमान फट पड़ा। एक भयंकर बिजली का झटका जमीन पर गिरी। सब चौंक उठे। बारिश जोरों से बरसने लगी। गर्जना और चमक के बीच पूरा दृश्य थर्राने लगा। जल्दी सर चलिए गुफा की ओर। जल्दी, अभी के लिए गुफा में आराम करें। सबकी जल्दबाजी जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही समूह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागा, सूथन अचानक रुक गया। प्रोहाल कहाँ है? अभी तो यहाँ था। प्रोहाल, प्रोहाल, तुम कहाँ हो? सूथन की आवाज एक बेताब गुहार तूफान में गूंजती रही। गुफा के प्रवेश द्वार पर दहशत और भय ने समूह को घेर लिया। रेभानी की चीखें तूफान की गर्जना में मिल गईं। अपने बेटे के खो जाने का डर उसके चरम पर पहुंच गया। कहाँ हो मेरे बेटे? प्रोहाल, प्रोहाल, कहाँ हो मेरे बेटे? रेभानी की पीड़ा गुफा में भर गई। दीवारों ने उसकी बेसब्र पुकार को और तेज कर दिया। ओमुद्री, प्रोहाल के लिए डर से उसका दिल धड़क रहा था। वह बिसुनाथ की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर बेचैनी स्पष्ट रूप से दिख रही थी। दादाजी, वह कहाँ गया? कृपया उसे ढूंढिए। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हम उसे ढूंढ लेंगे ओमुद्री। सूथन के दृढ़ संकल्प पर भरोसा रखो। वह तब तक चैन नहीं लेगा जब तक वह सुरक्षित वापस नहीं आ जाता। प्रोहाल, तुम कहाँ हो? मुझे जवाब दो। प्रोहाल, तुम कहाँ हो? निरंतर हवा, बारिश और गर्जना सूथन को रोक नहीं सकी। प्रकृति के कोप के खिलाफ दौड़ते हुए उसने पहाड़ी के आधार को खंगाला, पेड़ों के बीच खोजा, हर संभावित छुपने की जगह की जांच की। उधर गुफा के अंदर डर ने रेभानी और काव्या को घेर लिया। ओमुद्री अपनी माँ काव्या का हाथ कसकर पकड़े हुए थी, जबकि काव्या रेभानी को सांत्वना देते हुए उसका हाथ थामे रही। रेभानी के चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह अनिश्चितता की पीड़ा से जूझ रही थी। डरो मत रेभानी, बस प्रार्थना करो। उथल पुथल के बीच विशालकाय रोबोट वॉल्टेक्स गुफा में प्रकट हुआ। मुझे अभी तक लड़का नहीं मिला है। कृपया मेरे बेटे को ढूंढ लाइए। चिंतित और रोती हुई रेभानी गुफा से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। तूफान के कोप के बीच प्रोहाल को ढूंढने के लिए काव्या ने तुरंत रेभानी का हाथ पकड़ा और उसे थामे रखा। रुको रेभानी, भगवान पर भरोसा रखो और सूथन पर भी भरोसा रखो। मैं खोजना जारी रखूंगा। कृपया विश्वास रखें। जैसे जैसे जंगल में यह दृश्य सामने आ रहा था, सूथन अपनी खोज में लगा रहा, निरंतर तूफान से बिना डरे। लेकिन प्रोहाल कहीं नहीं था। कोई पता नहीं, कोई निशान नहीं, और डर की चुप्पी में उनकी चिंता और बढ़ गई। जंगल की गुफा के दूसरी ओर एक और छोटा गुफा द्वार था, बंद पत्थरों से आंशिक रूप से छिपा हुआ।
उस छोटे द्वार के भीतर बाईं ओर एक और छोटा छेद था। तूफान की गर्जना और झमाझम बारिश के बीच ड्रिगो डर के मारे उसी अंदरूनी छेद की ओर भाग गया। प्रोहाल ने उसका पीछा किया, लेकिन फिसलते हुए वह भी उसी छिद्र से नीचे भूमिगत गुफा की अंधेरी गहराइयों में गिर पड़ा। चारों ओर घना अंधकार, बिखरी चट्टानें और रहस्यमयी परछाइयां थीं। प्रोहाल ने अपने हाथ में रखी होलोलिंक डिवाइस को तुरंत चालू किया। हल्की रोशनी से चारों ओर बिखरे पत्थर और धुंधली परछाइयां उभर आईं। वह तेजी से इधर उधर देख रहा था, ड्रिगो को खोजने के लिए, क्योंकि वह जानता था कि उसका वफादार साथी भी इसी अंधेरी गुफा में कहीं है। हर कदम पर भय और अनिश्चितता बढ़ रही थी, और यह भूमिगत गुफा अब एक नए रहस्यमयी और भयावह संसार की तरह प्रतीत हो रही थी। ड्रिगो, तुम कहाँ हो? अशुभ मौनता के बीच एक छोटी जवाब आया। ड्रिगो, वापस आओ। ड्रिगो की हल्की भौंक ने प्रोहाल को आगे खींचा। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाकर पास पहुंचा। ड्रिगो कांपते हुए वहीं बैठा था। चारों ओर अजीब सी नील हरित ज्योति से दमकते पौधे फैल रहे थे। प्रोहाल की आश्चर्यचकित नजर अलौकिक वनस्पति और चमकते क्रिस्टल पर पड़ी। ड्रिगो प्रोहाल की उपस्थिति को महसूस करते हुए भौंका और उछल के आया। तुमने मुझे डरा दिया था, तुम जानते हो। प्रोहाल तुरंत समझ गया कि वह रास्ता भटक चुका है। गुफा की गहराई और रहस्यमयी अंधकार ने उसके भीतर चिंता की एक ठंडी लहर दौड़ा दी। उसके मन में सबसे पहला ख्याल अपनी माँ की बेचैनी का आया। वह जानता था अगर वह देर तक गायब रहा तो माँ कितनी परेशान होंगी। हेलो होलोलिंक, जल्दी से मेरी माँ को बता दो कि मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। संदेश भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइन टूट रही है, पावर कम हो रही है। उसी वक्त सूथन बंद गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। प्रोहाल, तुम कहाँ हो? उसने पत्थरों की दीवार को परखा और तभी बाईं ओर छिपा हुआ छोटा छेद उसकी नजर में आया, मानो अंधेरे के भीतर कोई रहस्य उसे पुकार रहा हो। प्रोहाल, क्या तुम यहाँ हो? निराशा उसके चेहरे पर झलक गई जब उसे एहसास हुआ कि छेद उसके लिए बहुत छोटा था। उस छोटे छेद से अंदर जाना असंभव था। उधर बिना हिम्मत हारे प्रोहाल ने गुफा से निकलने का रास्ता तलाशना शुरू किया। चलो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, आज माँ मुझे बहुत सजा देगी। अचानक दूर से किसी अज्ञात जीव की आवाज सुनाई दी। प्रोहाल तुरंत चौकन्ना हो गया। गुफा में कुछ और भी मौजूद था। ठीक है ड्रिगो, हमें वापस जाना है, चलो और संभल कर। दोनों साथी कम होती रोशनी से निर्देशित होकर रहस्यमय भूमिगत गुफा से गुजरे। हम हार नहीं मानेंगे ड्रिगो। उसका दृढ़ संकल्प अटूट था। उसके हाथ में छोटे घड़ी AI होलोलिंक डिवाइस ने अचानक एक महत्वपूर्ण संदेश सुनाया। बैटरी खत्म होने वाली है, 1 मिनट बाकी है। बिना डरे प्रोहाल आगे बढ़ता रहा। भूल भुलैया जैसे रास्तों में बेचैनी और गहरी हो गई। अचानक ड्रिगो की तीक्ष्ण आंखों और सेंस ने किसी अदृश्य खतरे को भांप लिया। उसका भौंकना गूंज उठा, मानो अंधेरे में कुछ छिपा हो। कुछ तो है जो पास आ रहा है। क्या हुआ ड्रिगो? ड्रिगो का जवाब शब्दों में नहीं था, बल्कि उसकी तेज और बेचैन हरकतों में था। उसकी आंखें गुफा के अंधेरे की ओर टिकी थीं, जैसे कोई अनजाना खतरा पास आ रहा हो। प्रोहाल ने उसी क्षण अंधेरे में झांका और उसकी नजर एक भयानक काले जीव के अधूरे चेहरे से टकराई। आधी चमकती आंखें, आधा छाया में लिपटा एक सिहरन उसकी रीढ़ से उतर गई। एक पल के लिए समय थम गया। उसने ड्रिगो की ओर देखा। दोनों ने जैसे बिना बोले एक दूसरे को समझ लिया। अगली ही धड़कन में वे दौड़ पड़े। उनके कदमों की गूंज उस अंधेरी गुफा की गलियों में और भी गहरा भय भर रही थी। गुफा की गहराइयों में प्रोहाल और ड्रिगो कदम दर कदम अंधकार के उस गर्भ में उतर रहे थे। और तभी प्रोहाल का सहायक यंत्र होलोलिंक टिमटिमाया और बुझ गया। अब उसके चारों ओर केवल संपूर्ण अंधकार था, लेकिन उस अंधकार में छुपा था एक और रहस्य। अचानक जैसे अंधेरे को चीरकर प्रकट हुई एक झिलमिलाती रोशनी। जुगनुओं की उस दिव्य चमक ने गुफा के विशाल हॉल को छू लिया। एक प्राचीन वृक्ष जिसकी शाखाएं अब धीरे धीरे जगमगाने लगी। हर पत्ता मानो सोए हुए तारे की तरह रोशन हो उठा। उस दिव्य उजाले के बीच वृक्ष की जड़ों और शाखाओं के नीचे एक प्राचीन पत्थर का आसन खड़ा था। उसके ऊपर रखा हुआ अलौकिक आभा में लिपटा एक अद्भुत चमकता हुआ गेंद। वाह, कितना सुंदर है। देखो ड्रिगो, वहाँ एक बॉल है। प्रोहाल की आवाज में उत्साह था। उसकी आंखें उस चमकते गेंद पर टिकी थीं। जिज्ञासा से भरा ड्रिगो उछल पड़ा और उस ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अचानक एक अदृश्य दीवार उसके सामने आ गई, जिसे कोई देख नहीं सकता था। ड्रिगो दीवार से टकराकर पीछे गिर पड़ा।
उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी हिम्मत अब सिहरन में बदल गई। प्रोहाल स्तब्ध खड़ा था। उसकी नजरें ड्रिगो पर टिकी थीं और फिर धीरे धीरे उस रहस्यमयी बॉल पर लौट आईं। उस आकर्षण में कुछ ऐसा था जो डर से भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। ये क्या हो रहा है? प्रोहाल ने धीरे धीरे उस चमकती बॉल की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर हवा में हल्की झनझनाहट और जुगनुओं की चमक गूंज रही थी। आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह जिस अदृश्य दीवार के सामने ड्रिगो से टकराया था, वह प्रोहाल के रास्ते में कोई बाधा नहीं बनी। बिना किसी चोट या रोक के वह सीधे बॉल के पास पहुंच गया। अब मैं ये बॉल ओमुद्री के साथ खेल सकता हूँ। वह कैच प्रैक्टिस करना बहुत पसंद करती है। वह वाकई बहुत अच्छी है। दादाजी विश्वनाथ सही कह रहे थे। लगता है भगवान मुझे भी प्यार करता है। उसने मेरी इच्छा सुन ली। जैसे ही प्रोहाल ने बॉल की शक्ति महसूस की, उसका दिमाग चमकती ऊर्जा से भर गया। हर पत्ता, हर शाखा, हर पत्थर, सबकी झिलमिलाहट उसे घेर रही थी। और फिर अचानक वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। एक अदृश्य शक्ति ने उसे झकझोर दिया, जैसे पूरी गुफा उसके चारों ओर घूमने लगी। अरे यह क्या हो रहा है? मुझे कुछ हो रहा है। उस क्षण प्रोहाल का आंखें फैल गईं, सांस अटक गई और अगली ही झपकी में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गुफा में फैलता अंधकार उसे पूरी तरह ढक ले गया और रहस्य और भी घना हो गया। तभी अंधकार की छाया में धीरे धीरे प्रकट हुआ एक अनोखा जीव, हाइनॉक्स। बड़ी लोमड़ी जैसी प्राणी जिसकी गहरी निगाहें हर हलचल को भांप रही थीं। उसका इरादा अस्पष्ट था, लेकिन उसके प्रकट होने से गुफा की रहस्यमय भयावहता और बढ़ गई। ड्रिगो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से प्रोहाल की ओर दौड़ा और उसके छोटे शरीर से जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो और बेहोश प्रोहाल की रक्षा करना चाहता हो। ड्रिगो ने प्रोहाल के पास झुककर उसकी हालत को देखा और फिर उसकी निगाहें उस विशाल हाइनॉक्स पर टिक गईं। छोटा लेकिन साहसी, ड्रिगो ने अपनी भौंकने की आवाज में गुस्सा झोंकते हुए चेतावनी दी। अब ड्रिगो और हाइनॉक्स आमने सामने थे। केवल अदृश्य दीवार उन्हें अलग कर रही थी। हाइनॉक्स की चमकती आंखें किसी निशाने की तलाश कर रही थी। जब ड्रिगो हर हलचल पर चौकस था, अपने मित्र को बचाने के लिए पूरी ताकत जुटाए। उधर तूफानी दिन में गुफा के प्रवेश द्वार पर सभी तनाव में थे। रेभानी अभी भी बेटे प्रोहाल के लिए रो रही थी। रेभानी, काव्या और ओमुद्री एक दूसरे के पास सिमट कर थी। उनके चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। वह ठीक होगा रेभानी, सुथान उसे ढूंढ लेगा, मुझे पूरा यकीन है। तभी पास में ओमुद्री को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। माँ, कुछ अजीब लग रहा है। ओमुद्री ने अपनी बाह को कसकर पकड़ा, जहां उसका जन्म चिन्ह था। एक संवेदना उसके भीतर फैल रही थी और उसके हर हरकत में बेचैनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्या बात है ओमुद्री, कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं माँ, बस मेरे हाथ के निशान में एक अजीब कंपन हो रहा है। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। माँ, पिताजी प्रोहाल के साथ कब आएंगे? अभी तक पता नहीं, लेकिन कम से कम अब बिजली गिरना बंद हो गया है। प्रोहाल हमेशा इतनी जल्दी क्यों करता है? वह बस सुन नहीं सकता और सुरक्षित क्यों नहीं रह सकता? उधर हाइनॉक्स क्रोध से दहाड़ता हुआ प्रोहाल पर झपटा। जमीन पर निश्चित पड़े प्रोहाल की सांसें हल्की थीं, लेकिन ड्रिगो अपनी पूरी ताकत से भौंकता रहा। जैसे ही हाइनॉक्स उस पर गिरने ही वाला था, अचानक एक अदृश्य चमकदार परत ने उसे रोक दिया। हाइनॉक्स जमीन पर गिरा। उसकी आंखों में अब भी वही हिंस्र भूख जल रही थी। उसने फिर प्रोहाल की ओर देखा और ड्रिगो की तीखी नजरों से टकरा गया। तभी गुफा की छायाओं से एक वृद्ध संत प्रकट हुए। उनकी लंबी बहती दाढ़ी और शांत मुखमंडल पर ज्ञान की आभा झलक रही थी। हाथ में पवित्र जल मिट्टी का बर्तन लिए वे अंधकार के बीच शांति का दीपक बनकर खड़े हुए। हाइनॉक्स ने संत को देखा। उसकी आंखों में अब भी द्वेष की आग जल रही थी और उनके पीछे छाया से एक विशाल प्राणी उभरा। वानर जैसा प्राणी, मगर साधारण से कहीं परे। उसका वक्ष पर्वत जैसा चौड़ा, भुजाएं मानो आकाश को चीर दें। उसकी देह से कंपन उठता था, हर श्वास जैसे धरती को हिला देती। यह था भ्रुकुट, एक ऐसा रूप जिसकी उपस्थिति से हवा भारी और क्षण भयावह बन गया। संत और हाइनॉक्स की आंखें मिली, मानो समय थम गया हो, और पीछे खड़ा वह भ्रुकुट दृश्य को और भी असहज बना रहा था। संत ने सूक्ष्म दृष्टि के इशारे के माध्यम से भ्रुकुट को अपने इरादे बताए, प्रोहाल को ले जाने का निर्देश देते हुए। भ्रुकुट की तीखी नजरें हाइनॉक्स की ओर टिकी थी, चेतावनी का स्पष्ट संकेत देती हुई। इस अप्रत्याशित और भारी खतरे को समझते ही हाइनॉक्स मुड़ा और आतंक में भाग गया।
प्रोहाल अभी भी बेहोश पड़ा था। कौन है यह रहस्यमय प्राणी और अगले पल उसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। गुफा के प्रवेश द्वार के भीतर परिवार के सभी सदस्य एकत्र थे। प्रोहाल के गायब होने का डर उनके दिलों पर भारी था। ओमुद्री ने कुछ महसूस किया। वो उन चीजों को देख और सुन सकती थी जो दूसरों से छुपी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है कि गुफा के भीतर कोई है। मैंने किसी जानवर की आवाज सुनी। क्या जानवर? उधर गुफा कक्ष की निस्तब्धता में सूखे पत्तों से ढके पत्थर के बिस्तर पर प्रोहाल निश्चल पड़ा था। उसकी पकड़ में अब भी वही रहस्यमयी गेंद चमक रही थी। पास ही झुके संत की प्राचीन आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी जब वे लड़के की सांस और नाड़ी को परख रहे थे। मंद रोशनी से भरे विशाल कक्ष में अचानक हलचल हुई। प्रोहाल की पलकों में कंपन आया। उसकी चेतना धीरे धीरे लौटने लगी और जैसे ही जीवन की लो उसके भीतर फिर से प्रज्वलित हुई, कुछ असाधारण प्रकट होने लगा। अचानक उसकी छाती पर एक रहस्यमय निशान उभर आया। यह एक आंख के आकार का काला चिन्ह था जो उसकी ऊपरी शर्ट का बटन खुलने पर प्रकट हुआ। मंद रोशनी में वह निशान किसी जीवित प्रतीक की तरह धड़कता प्रतीत हो रहा था। यह असंभव, यह कैसे संभव है? यह दृष्टि का चिन्ह, यह वास्तव में प्राचीन है। प्रोहाल को बेहोशी की स्थिति से जगाने के लिए संत ने अपने कलश से पवित्र जल की कुछ बूंदें उसकी चेहरे पर छिड़की। मानो उस जल में कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने उसकी मौन नींद को झकझोर दिया। भ्रुकुट पास आया। उसकी गहरी दृष्टि प्रोहाल पर ठहर गई। संत ने उसकी स्थिति का सावधानी से आकलन किया, फिर भ्रुकुट के मौन गहन संदेश को समझते हुए धीरे से सिर हिलाया। प्रोहाल धीरे धीरे उठने लगा। बैठने का प्रयास करते ही उसकी छाती में दर्द की एक तेज लहर दौड़ी। भ्रुकुट ने तुरंत उसकी पीड़ा को भांप लिया और एक छोटा जीवंत पत्तेदार पौधा उसके सामने प्रस्तुत किया। ये क्या है? तुम कौन हो? डरो मत बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप कौन है दादाजी? मैं हूं अश्रुथम। प्रोहाल धुंधली आंखों से उसे देखता रहा, मानो यकीन ही ना कर पा रहा हो कि सामने खड़ा यह साधु सचमुच वास्तविक है। अश्रुथम हल्के से मुस्कुराते हैं। चेहरे पर अपार शांति और करुणा झलकती है। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम मुझे दादाजी ही कह सकते हो, जैसा तुमने कहा। गुफा में एक गहरी रहस्यमयी शांति छा जाती है। प्रोहाल की जिज्ञासु निगाह अश्रुथम और भ्रुकुट के बीच घूमती रही। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल मंडरा रहा था। डरो मत बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ और मुझे याद नहीं आ रहा। अश्रुथम ने प्रोहाल की उलझन भरी निगाह को समझा। उसने धीरे से अपनी हथेली खोली और प्रोहाल की ओर बढ़ाते हुए एक लकड़ी जैसा दिखने वाला रक्षा धागा रखा, मानो उसके भीतर सुरक्षा और विश्वास का संदेश समेटा हो। प्रोहाल ने उसे देखा और क्षण भर के लिए आश्चर्य और विस्मय में ठहर गया। सावधानी और श्रद्धा के साथ अश्रुथम ने रक्षा धागा प्रोहाल के दाहिने हाथ पर धीरे से बांधा। उसका स्पर्श कोमल था, फिर भी उसमें एक अद्भुत गंभीरता और महत्व का एहसास झलक रहा था। यह क्या है? यह एक रक्षा धागा है। यह तुम्हें नुकसान से बचाएगी। याद रखना, इसे खोलना मत, ठीक है? प्रोहाल थका हुआ और भूखा था। अश्रुथम ने उसकी थकान और भूख को महसूस किया। उन्होंने एक पत्तों के डिब्बे में रखा अनोखा रहस्यमयी रस प्रोहाल को पिलाया। प्रोहाल ने उसे पिया और पोषक रस की ताकत ने उसके चेहरे पर संतोष और राहत की स्पष्ट झलक छोड़ दी। यह स्वादिष्ट है। बहुत अच्छे। अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, अब मुझे याद आया, मैं प्रोहाल हूँ। प्रोहाल की नजर उस छोटे प्राचीन शिला पर टिक गई जो शांति और शक्ति का प्रतीक लग रही थी। उसके पास वही रहस्यमयी बॉल पड़ी थी जिसे उसने कुछ समय पहले उठाया था। क्या आप यहाँ रहते हैं? हाँ प्रोहाल, मैंने इन गुफाओं में कई वर्ष बिताए हैं, शांति और ईश्वर से संबंध की तलाश में। उनके बीच बातचीत शुरू हुई। जल्द ही प्रोहाल प्रभावित होकर अश्रुथम से आत्मा की प्रकृति और ईश्वर से जुड़ने की संभावना के बारे में सवालों की बारिश कर दी। हर जीवन प्रोहाल दिव्यता के साथ गहराई से जुड़ा होता है। तुम भी इस दिव्य उपस्थिति के साथ एक अद्वितीय संबंध रखते हो। अश्रुथम ने एक गर्म मुस्कान के साथ अपना ज्ञान प्रदान किया। प्रोहाल जिज्ञासा से भरा अश्रुथम से अस्तित्व के रहस्यों के बारे में सवाल पूछता रहा। प्रोहाल की आंखों में दृढ़ संकल्प और उत्सुकता स्पष्ट थी। आह प्रोहाल, तुम्हारा हृदय जिज्ञासा और प्रश्नों से भरा है। क्या तुम्हारे पास धैर्य है कि मेरे उत्तर सुनो और उन्हें गहराई से समझो? और तुम तो बहुत छोटे हो, क्या तुम वास्तव में समझ पाओगे मेरे युवा मित्र? प्रोहाल
अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी के साथ सीखने की अपनी इच्छा व्यक्त की। हाँ दादाजी, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं खेलों में चैंपियन हूँ, मार्शल आर्ट्स और कई चीजों में, लेकिन किताबें वे मुझे अच्छी नहीं लगती। अश्रुथम ने मुस्कुराते हुए प्रोहाल के शब्द सुने। उसकी आंखों में धैर्य और समझ झलक रही थी। लेकिन प्रोहाल, बिना किताबों के तुम अपने सभी सवालों के उत्तर कैसे जानोगे? मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। तुम्हें खुद हर प्रश्न का उत्तर खोजना होगा। मेरे पास इतने सारे सवाल हैं, क्या उनके उत्तर किताबों में मिल सकते हैं? सभी नहीं, लेकिन अधिकांश उत्तर तुम वहीं पा सकते हो। तुम्हारे प्रश्नों की गहराई और समझ किताबों में छुपी है। प्रोहाल ने पहली बार महसूस किया कि ज्ञान की यात्रा उसके हाथों में थी, खेलों और मार्शल आर्ट्स की तरह। किताबें भी उसे अपने भीतर की शक्ति और जवाब ढूंढने का रास्ता दिखा सकती हैं। ज्ञान की शुरुआत किताबों से होती है। गुरु उसे और गहरा बनाते हैं। यही गहरा ज्ञान नए विचारों को जन्म देता है और मानवता की प्रगति का मार्ग दिखाता है। प्रोहाल, तुम्हारे सवालों के जवाब अक्सर किताबों में छुपे होते हैं। हर पन्ना तुम्हें नए रहस्य, नई बातें और ज्ञान के छोटे छोटे संकेत देता है। इन्हें पढ़ना तुम्हें मजबूत और समझदार बनाएगा और तुम्हारी जिज्ञासा को वास्तविक शक्ति में बदल देगा। प्रोहाल की आंखें चमक उठी। खेलों में जैसी जीत उसे भाती थी, उसी तरह ज्ञान की दुनिया में पहला कदम उसे आज उत्साहित कर रहा था। तो मैं अब से किताबों को गंभीरता से पढ़ूंगा और देखूंगा कि ये ज्ञान की दुनिया मेरे लिए क्या रहस्य खोलती है। प्रोहाल ने घोषणा की, ज्ञान और समझ की यात्रा शुरू करने के अपने दृढ़ संकल्प को उजागर करते हुए। क्या मैं गेंद ले सकता हूँ? मैं अपनी दोस्त ओमुद्री के साथ खेलना चाहता हूँ। इससे उसे खुशी होगी और वह मुझसे नाराज नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, यह बॉल तुम्हारा है प्रोहाल, तुमने इसे पाया है। यह हमेशा तुम्हारा ही था और रहेगा। मतलब? लेकिन यह तो मेरा नहीं था, मैं तो बस अभी पाया हूँ। हाँ प्रोहाल, अब यह तुम्हारा है। अश्रुथम ने बॉल प्रोहाल के हाथ में रखी। प्रोहाल की आंखें फैल गईं, आश्चर्य और खुशी से चमक उठी। यह गेंद किसी भी अन्य गेंद से अलग है। मैंने कभी भी ऐसी कोई गेंद नहीं देखी। यह एक साधारण पुरानी रबर की गेंद लगती है। हालांकि एक तरफ काला है, दूसरा सफेद, बीच में एक हरी रेखा है। मैंने कभी ऐसी गेंद नहीं देखी। मैं नहीं जानता प्रोहाल, मुझे लगता है समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे। लेकिन प्रोहाल, मेरी एक बात सुनो, इस संसार की हर वस्तु का अर्थ है, बस गहराई से देखना पड़ता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, प्रकाश और अंधकार, सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन असली रहस्य बीच में छुपा होता है, जहां दोनों मिलकर संतुलन बनाते हैं। वही संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही जीवन का मार्ग है, जहां विपरीत शक्तियां मिलकर एकता बनाती हैं। मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। क्या यह वैसा ही है जैसे गरीबी और अमीरी? हाँ बिल्कुल, वैसा ही। प्रोहाल अभी भी गेंद को पकड़े हुए विचार में डूब गए। लेकिन लोग अमीर और गरीब क्यों होते हैं? कालमाटी में मेरा दोस्त सुभिक बहुत गरीब है। क्यों? मैंने आपके जैसे बुजुर्गों को देखा है और वे भी गरीब हैं। क्या आप भी गरीबी की हालत में हैं? आप बूढ़े क्यों हैं? मैंने अपने घर के आसपास कभी गरीबी या बुढ़ापा नहीं देखा, तो फिर कालमाटी इतनी गरीब क्यों है? अरहा, सामोरा के लोग इतनी कठिनाई क्यों झेलते हैं? उनके घर इतने पुराने और टूटे फूटे क्यों लगते हैं? प्रोहाल ने अश्रुथम पर सवालों की बरसात कर दी, मानो उसकी जिज्ञासा की कोई सीमा ही ना हो। अश्रुथम बस धीमे से मुस्कुराया, जैसे इन सवालों में उसे मासूमियत की झलक दिखाई दी हो। फिर से इतने सारे सवाल, क्या तुम्हारे पास इन जवाबों को सुनने का समय है मेरे बच्चे? अगर नहीं, तो तुम बाद में किताबों में ज्यादातर जवाब पा सकते हो। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सीखूंगा, पढ़ूंगा और अपनी आज़ादी से इस दुनिया को समझने की कोशिश करूंगा। याद रखना प्रोहाल, असली आज़ादी सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने में नहीं है। असली आज़ादी तब है जब तुम समझो कि तुम्हारे फैसलों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। आज़ादी और जिम्मेदारी दोनों का संतुलन ही जीवन को सच्चा बनाता है। किस्मत बनाने का हक तुम्हारे पास है, मगर उसे बनाते वक्त दुनिया और लोगों का सम्मान कभी मत भूलना। सच में, मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ। प्रोहाल, तुम्हारे पास अपनी राह चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन असली स्वतंत्रता वही है जिसमें किसी निर्दोष को चोट न पहुंचे। अगर तुम इंसानों, जानवरों या प्रकृति को नुकसान नहीं दोगे, तो जीवन तुम्हें कभी दंड नहीं देगा। जीवन का सत्य डर नहीं है, बल्कि भीतर का संतुलन और करुणा है।
सीख सजा से नहीं बल्कि अपनी शक्ति और जिम्मेदारी को पहचानने से शुरू होती है। इसलिए अपने फैसले डर से नहीं बल्कि दिल और समझ से लो, क्योंकि अपनी किस्मत बनाने की ताकत सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। ठीक है दादाजी, लेकिन क्या भगवान नाराज होंगे अगर मैं अपनी माँ की बात नहीं मानूं? जैसे ही प्रोहाल ने अपनी माँ का जिक्र किया, एक अचानक एहसास ने उसे घेर लिया। माँ, मैं भूल गया। माँ चिंतित होंगी। मैं उन्हें बताए बिना यहाँ आ गया। मुझे तुरंत माँ के पास जाना होगा।